हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, कल हमने सीटेट का जो हम पेपर देख रहे थे उसके हमने 1 to 15 के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 16 से लेके 30 तक क्वेश्चन देखेंगे और हम ये सीटेट पेपर 2 कर रहे हैं जिसमें हम सीडीपी का सेक्शन देख रहे हैं। और ये सेक्शन हमने स्टार्ट किया है अभी जल्दी ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए प्रीवियस वीडियोस। आपके लिए सीटेट पेपर 1 के भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और हम ये प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह। एक टीचर है, जब वो एक दृष्टिबाधित जो बच्चा है यानी कि जो ठीक से नहीं देख पाता, उसको जब कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके साथ जब वो उनके लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें जब वो शामिल कर रही है तो वह क्या कर रही है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। सेकंड ऑप्शन समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। थर्ड ऑप्शन सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। फोर्थ ऑप्शन दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? आप सभी समझ गए होंगे कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर भी हम एक जो हमारा फिजिकली चैलेंज जो बच्चा है या मेंटली चैलेंज जो बच्चा है, जब हम उस बच्चे के लिए दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं जब हम उनके साथ उसको शामिल करने की बात करते हैं तो हम इंक्लूसिव की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी को कहते हैं जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं और एक साथ सीखते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अनुसार ही वह क्या कर रही है? कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि जो ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनका यूज़ करती है और जितनी भी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका यूज़ करती है। तो ये सब क्यों करती है? फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। सेकंड ऑप्शन वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। फोर्थ ऑप्शन इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को सीखने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम बहुत ही अच्छे तरह से किसी भी चीज़ को सीख पाते हैं। जैसे कि अगर आपसे किसी भी चीज़ को आपको जैसे बुक दे दी जाए, ठीक है, उसमें एक पोएम है और बच्चा वो पोएम लर्न करे तो वो उसे लर्न करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना कि अगर आप उसके लिए वही पोएम वही राइम्स अगर आप उसको दिखाएंगे, ठीक है, मतलब सामने उसको किसी उस पर दिखा रहे हैं आप, या फिर आप उसके साथ उसको बोल बोल कर सुना रहे हैं और उसके साथ एक्टिविटी के साथ अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो जो हम ये ऑडियो विजुअल जो एड्स का जो यूज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों का उपयोग करें और सीखने को और ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएँ चीज़ों के लिए। ठीक है, सीखने को संवर्धित कर सकें, आगे बढ़ सकें सीखने में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि एक और बात है कि कॉमेनियन के अनुसार अगर देखें तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती हैं, आँख और कान साथ साथ जब कार्य करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल होता है, क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित होता है। जो हमारे आँख है और कान है, जब ये दोनों इंद्रियां जब एक साथ किसी कार्य को करती हैं, सीखती हैं, तो कार्य जल्दी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो कोहलबर्ग हैं जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट दिया है, उनके अनुसार जो रॉन्ग और राइट वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें निर्णय लेने में जो प्रश्न के बारे में जो निर्णय लेना होता है उसमें कौन सी जो चिंतन प्रक्रिया जो चलती है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। फर्स्ट है सहयोग की नैतिकता, सेकंड है नैतिक तर्कणा, थर्ड है नैतिक यथार्थवाद,
फोर्थ है नैतिक दुविधा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है कि आप सही कर रहे हैं या गलत करें, तो इसमें जो चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा? तो सहयोग की नैतिकता, मतलब कि आप सहयोग करना चाहते हैं एक दूसरे का। ठीक है, सेकंड है नैतिक तर्कना, मतलब कि आप तर्क लगा रहे हैं कि अगर ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, नैतिक यथार्थवाद, मतलब कि जो चीज़ सही है वो एक्चुअल में सही है। ठीक है, यथार्थवादी आ गए यहाँ पर कि जो चीज़ है वो चीज़ है। और फोर्थ है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा ये है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। ठीक है, आप इसका नीचे जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख पा रहे हैं। कोलबर्ग ने सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है उसको नैतिक तर्कणा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट है, वो उसके साथ जो स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आक्रामक यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वायलेंस के साथ बिहेव करता है और विद्यालय के जो मानदंड हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको भी नहीं मानता है। तो ऐसे बच्चे के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, वो बताना है। फर्स्ट है भावात्मक क्षेत्र, सेकंड है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, थर्ड है संज्ञानात्मक क्षेत्र, फोर्थ है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे बच्चों में भावात्मक क्षेत्र की कमी होती है ना। तो हमारे लिए उसकी भावनाओं को समझते हुए उसके भावात्मक क्षेत्र को क्या करना होगा, विकसित करना होगा। उसमें ट्रस्ट और उसकी जो ज़रूरत है उनको समझना होगा और उसके बाद हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसी विद्यार्थी का अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ अगर वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के नॉर्म्स को भी नहीं मान रहा है, तो उसकी संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शा रहा है ये, यानी कि उसके जो संवेग हैं वो अपने संवेगों पर क्या नहीं रख पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसकी संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शाता है। और ऐसे विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें उसे भावात्मक क्षेत्र को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, बाय मिस्टेक गलत हो गया था मेरा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। ये जो सीखना है उसको तो सुगम बनाते ही हैं, ईजी बनाते ही हैं, साथ ही ये किस में सहायता करते हैं ये भी बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दुश्चिंता, सेकंड ऑप्शन सामाजिकरण, थर्ड ऑप्शन मूल्य द्वंद्व, फोर्थ ऑप्शन आक्रामकता। मतलब कि एक टीचर है, उसको यह सलाह दी जा रही है कि अपने शिक्षार्थियों को, अपने स्टूडेंट को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, सामूहिक गतिविधि यानी कि समूह के साथ, समाज के साथ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें शामिल करें। तो इससे बच्चा क्या सीखेगा, एक तो सीखना उसके लिए सुगम होगा और दूसरी बात क्या सीखेगा, ये उसके सामाजिकरण में भी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, सामाजिकरण बच्चे का कब होता है, जब बच्चा दूसरे विचारों वाले व्यक्तियों के साथ मिलता है, उनके विचारों को जानता है, समझता है, उनके साथ गतिविधियाँ करता है, तो वह क्या सीखता है, सामाजिकरण सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो किस तरह के विद्यालयों की ओर संकेत करती है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देना प्रोत्साहित करती है, मतलब वो कहती है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, मतलब समावेशी शिक्षा निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। फोर्थ है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं की जो स्थितियां हैं इनको ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। इससे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया था ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको समावेशन की बात बताई थी। तो ये क्वेश्चन क्या था कि यानी कि दृष्टिबाधित बच्चा है और उसको अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ शामिल किया जा रहा है, तो
तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, समझने की बात है। जो समावेशी शिक्षा होती है वो बात होती है कि एक जो समूह है, ठीक है, एक जो समूह है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग जो योग्यताएं हैं उसके बच्चे हो सकते हैं। उनको सामान्य बच्चे जो होते हैं उनके साथ आपको क्या देनी है, शिक्षा देनी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी कि जितने भी शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषिक या अन्य जो विभिन्न योग्यताएं होती हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें सभी बच्चों को एक साथ शामिल करके एक साथ पढ़ाना है, तो वो क्या कहलाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि जो हमारा आनुवंशिकता संबंधी कारक है वो कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आँखों का रंग, सेकंड ऑप्शन सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, थर्ड ऑप्शन समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और फोर्थ ऑप्शन चिंतन पैटर्न। तो अगर हम बात करें आनुवंशिकता की, आनुवंशिकता मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है वो हमारी होती है आनुवंशिकता। तो अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो आँखों का जो रंग है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आँखों का रंग हमारा आनुवंशिकता से संबंधित कारक है, ठीक है। तो जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न, ये सब क्या है, ये सभी वातावरण से संबंधित कारक हैं। लेकिन आँखों का रंग किससे संबंधित है, आनुवंशिकता संबंधी कारक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर न्यू सनशाइन नाम से ग्रुप है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। मतलब जो टीचर है उसको अपने स्टूडेंट की जो त्रुटियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आप बच्चे की योग्यता के अनुसार समूह बनाएं। सेकंड है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड है उनके ज्ञान की सीमा। फोर्थ है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। फ्रेंड्स, मैंने बाई मिस्टेक इसको गलत पढ़ा था, ये अनावश्यक नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि भाई शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो प्रायः ही आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। इससे कमज़ोर विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत परामर्श होता है ना, तो व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापन संबंधी जितनी भी वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है वो इसी के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैयक्तिक विभिन्नता, सेकंड ऑप्शन अंतः संबंध, थर्ड ऑप्शन निरंतरता, फोर्थ ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये क्वेश्चन मैंने पूरा मतलब टॉपिक पूरा डिस्कस किया हुआ है ये कि जो बच्चे हैं अलग अलग तरह से सीखते हैं, और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप इसका आंसर मेरे लिए खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्योंकि एक बच्चा है, एक लड़की है, वो बहुत जल्दी इस पार्ट को सीख लेती है, जबकि जो दूसरी गर्ल है लीना, उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, मतलब उसी काम को। तो यह विकास के कौन से सिद्धांत को बताता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, ठीक है। इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं, आपके लिए इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब कि यहाँ जितने भी कारक दिए हुए हैं उसके अतिरिक्त बाकी सभी, यानी कि उस एक को छोड़कर बाकी सभी जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर हैं उसके डेवलपमेंट को आकार देते हैं, और बस वो नहीं देता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है
पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो हमारे ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे हमारे वातावरण से संबंधित हैं, लेकिन जो शारीरिक गठन है वो वातावरण से संबंधित नहीं है, ये हमारी आनुवांशिक कारकों पर आधारित है। ठीक है, शारीरिक गठन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास जो है बच्चों का, यानी कि जो सुनने में कमी है बच्चों की, ऐसे बच्चे हैं तो सबसे मुख्य कुंठा क्या आती है उनके सामने, सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या आती है? फर्स्ट ऑप्शन, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, यानी कि दूसरों के साथ वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं बांट पाते हैं और संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। सेकंड ऑप्शन, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। थर्ड ऑप्शन, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। फोर्थ ऑप्शन, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो भाई श्रवण ह्रास है, यानी कि सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ना। श्रवण मतलब बोलना, ह्रास मतलब कमी, सॉरी श्रवण मतलब सुनना, क्या बोल रही हूँ आज, गलत हो रहा है थोड़ा। श्रवण मतलब सुनना और ह्रास मतलब कमी, मतलब सुन नहीं पाता है ठीक से बच्चा। ठीक है, श्रवण ह्रास में उसकी कमी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो भाई जब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा ना। दूसरों के साथ संप्रेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी बात तो क्या देगा, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है उस बात को नहीं समझ पाएगा। तो दूसरे के साथ जो संप्रेषण है वो करने में उसे प्रॉब्लम होगी। साथ ही सूचनाएं जो हैं, है ना, तो सूचनाओं को भी बांटने में अक्षमता है, यानी कि सूचनाएं भी ठीक से नहीं बांट पाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? कितनी बार मैंने ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ करवाई हैं। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया सुनने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, बोलने व सुनने से संबंधित है, ये बताना है। कितनी बार मैंने बताया है कि जो डिस्लेक्सिया है वो किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। अभी तो मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, बट जैसे ही ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर फिनिश होते हैं ना, उसके बाद आपके लिए जो क्लास लेकर आऊँगी उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप ही बताएंगे। क्वेश्चन मैं बताऊंगी और आंसर सारे के सारे आप ही देने वाले हैं, क्योंकि इतना मैंने पढ़ाऊंगी जब, तो उसका कुछ तो आउटपुट मुझे भी चाहिए ना, तो आप आंसर देंगे उसके, इसलिए अभी से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, फर्स्ट ऑप्शन, बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी। सेकंड, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। थर्ड, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। फोर्थ, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अपनी जो क्षमताएं हैं वो तभी विकसित होती हैं बच्चे की जब वो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करता है कि हाँ वो कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे भी ये चीज़ सीखनी है। तो तभी प्रतिभाशाली बच्चे अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, किससे बचती है? फर्स्ट ऑप्शन, लैंगिक समानता। सेकंड ऑप्शन, सामाजिक उत्तरदायित्व। थर्ड ऑप्शन, लैंगिक पूर्वाग्रह। फोर्थ ऑप्शन, लैंगिक संवेदनशीलता। तो यस फ्रेंड्स, जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो हमेशा ही लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है, हर पर्सन अपने में स्पेशल है, विशिष्ट होता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है हर पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण आता है बच्चे में वो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आता है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक चरण। सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। थर्ड, संवेदी प्रेरक चरण। फोर्थ, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगर हम बात करें तो वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु स्थायित्व ये है कि कोई बच्चा अगर खेल रहा है और जिस खिलौने से वो खेल रहा है, आपने वो उस खिलौने से वो खेल रहा था और आपने उठाकर उसे कहीं रख दिया है। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व मतलब उसने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि हाँ ये चीज़ होती है,
ये एक खिलौना होता है और ये अभी मेरे सामने नहीं है, इन्होंने छुपा दिया है। तो बच्चा उस चीज़ को ढूंढने की भी कोशिश करता है, ठीक है। वो होता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि बच्चे के दिमाग के अंदर उस वस्तु ने स्थान बना लिया है, स्थायित्व हो गया है उसका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्याजे की जो संज्ञानात्मक स्टेजेस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? संवेदी प्रेरक, ये आ जाएगी फर्स्ट। सेकंड आती है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ आती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो हमारा 2 to 7 ईयर्स की जो स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, इसमें बच्चा क्या करता है, उसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और बच्चा जो होता है वो वस्तु के विभिन्न विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है, लेकिन बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो समझने लगता है कि हाँ ये चीज़ होती है और ये चीज़ अभी मेरे सामने थी, बट अभी ये मेरे सामने से हटा ली गई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर इसमें किसी के लिए कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपके लिए है और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए क्योंकि बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो कल हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, क्योंकि कल है संडे। हिंदी की क्लास के लिए कल तैयार रहिए। और साथ ही कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, कल उनकी भी एक वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।